हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। आज हम बात करेंगे किस तरह हम शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी कंपनी का स्टॉक चूज़ करने से पहले हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल चार्ट्स। तो टेक्निकल चार्ट्स में हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, कोई भी कंपनी जो हमने सेलेक्ट की है उसका 2 से 3 साल का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में होने से क्या होगा कि हमें पता है भी जो शेयर है वो फॉरवर्ड मूविंग है। और दूसरे नंबर पे हमें जो लिटिल उसकी करेक्शंस आती है उसमें उसके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, और साथ में देखना चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को देखने के बाद हमें ये पता लग गया ये शेयर 2-3 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है, प्लस इसे ब्रेकआउट देने वाला है। फिर बात आएगी इसके फंडामेंटल और एनुअल रिपोर्ट की, तो हम इसके फंडामेंटल उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस तरह हमने कंपनी सेलेक्ट की, तो कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हमने उसका ये चार्ट भी देख लिया, 2-3 साल का अप ट्रेंड में है। तो हमें उस कंपनी का बिजनेस भी जानना होगा। फॉर एग्जांपल रिलैक्सो है, तो रिलैक्सो का बिजनेस है चप्पलों का। तो इस तरह स्लीपर्स का बिजनेस है उनका। तो इसे कैसे चेक करेंगे हम अब इस वेबसाइट को सर्च करेंगे screener.in को। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और वहाँ पे सर्च टैब पे हमने अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। तो वो सर्च करने के बाद हमारे पास इंटरफेस आएगा, उसमें हमें स्टडी करना है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सर्च करेंगे, हमने इस वीडियो में एग्जांपल के साथ हमने सर्च किया है, लाओपाला की एग्जांपल ली है। मान लीजिए हमने लाओपाला कंपनी का सर्च किया, तो उसका साइड में अबाउट में आ गया यहाँ पे बिजनेस मॉडल। तो लाओपाला क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है और मेकर करती है टेबल वेयर्स। तो वो क्रॉकरी का काम करती है। तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई कि उसका मार्केट कैप क्या है, शेयर का पीई क्या चल रहा है, उसके की पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से हम उसके फंडामेंटल इस तरह नीचे नीचे जाके स्क्रीनर से भी सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं दूसरी वेबसाइट भी बताऊंगा जिससे कि हम अपने उस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वेबसाइट है वो है मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे सीधा गूगल पे सर्च करना है मनी कंट्रोल, इस तरह का इंटरफेस आएगा। और वहाँ पे अपने सर्च आइकन पे हमने कंपनी का नाम डालना है। और जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं लाओपाला, तो हमने लाओपाला लिखना है, वो कंपनी आएगी, उसे क्लिक करना है। और जिस तरह से हमने स्क्रीनर पे डाटा देखा था, वो कंपनी का डाटा आना शुरू हो गया था, उसी तरह से मनी कंट्रोल पे उसका डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मनी कंट्रोल पे हमने लाओपाला सर्च करें या कोई भी कंपनी हमें जो स्टडी करनी है, ब्रिटानिया करनी है, गुड डे कुछ भी कंपनी स्टडी करनी है, तो उसका नाम हम डालेंगे। तो उसे नीचे नीचे जाते जाते फाइनेंशियल्स का कॉलम आएगा। तो फाइनेंशियल्स में ये दो बातें लिखी रहेंगी, कंसोलिडेटर और स्ट्रैंड रोल। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? स्ट्रैंड रोल होता है जो कि एक कंपनी, ये सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल्स बताएगा। सिंगल कंपनी माने, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, टाटा का ग्रुप है, तो वो सिर्फ एक डाटा की जो कंपनी अलग से होगी तो वो उसका डाटा बताएगा। पर अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो वो टाटा के जितने भी ग्रुप्स में कंपनी आ जाएगी, तो वो टोटल सब्सिडरी कंपनीज को इंक्लूड करके उनका डाटा भी देगा। तो इस तरह से हम दो चीज़ें ये क्लियर हो गई। और नीचे हमारे पास आ जाएगी डिटेल्ड में क्या होगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ से क्लिक करके अपनी शीट्स को खोल के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबसे पहले क्लिक करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, तो कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी कि कंपनी में क्या एसेट्स, लायबिलिटी और शेयर होल्डिंग इक्विटी क्या है। तो हमारे पास ये साइड पे हमने लाओपाला कंपनी की बैलेंस शीट लगा लीजिए, मान लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है जो हमें पॉइंट्स देखने हैं, टोटल शेयर कैपिटल। तो ये नाम तो बड़े बड़े आने शुरू हो गए, तो इनका मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल मतलब है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो आपने अपने इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को कितना दिया?
मान लीजिए अपने 25 दिया तो 25 इन्वेस्टर्स के पैसे हो गए, 75 आपके हो गए, आपकी कंपनी 100 रुपये की हो गई। तो वो 75 जो होगी वो प्रमोटर की होल्डिंग हो गई, जो 25 हो गई वो सब शेयर होल्डर्स के पैसे हो गए। तो ये होती है टोटल शेयर कैपिटल। तो ये साल दर साल इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये या तो सस्टेन रहनी चाहिए या कम होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने जो फंड्स है वो होल्ड कर रही है और इन्वेस्टर्स के लिमिटेड फंड ले रही है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है टोटल डेप्ट। तो कंपनी में डेप्ट कितना है, तो ये चीज़ फंडामेंटल स्टडी करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका डेप्ट इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। लगातार अगर किसी कंपनी का डेप्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ये एक बुरी खबर है। और अगले नंबर पे आपके पास आता है लाइबिलिटीज़ और साथ में ही एसेट्स। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को यहाँ पे बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट सेम दिखाया जाता है, पर ये लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनीज किस को पैसे देगी, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट करेगी या और भी लाइबिलिटीज़ के खर्चे होंगे तो वो सारे लाइबिलिटीज़ में आएंगे। उसी तरह अगर कंपनी में जो एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स में आएंगे। उसी तरह हमारे पास एक पॉइंट है बैलेंस शीट में ही इन्वेंट्रीज का। मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपनी को इन्वेंट्री क्रिएट कर रही है, लाइक सामान बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है पर वो सामान बिक नहीं रहा, तो उसकी इन्वेंट्री बड़ी होती जा रही है। अगर किसी भी कंपनी में आपको इन्वेंट्री इस तरह से बड़ी होती दिखे तो वो एक खतरे का इंडिकेशन होता है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स को लिख लीजिए कहीं पे, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है तो ये आपने पॉइंट्स स्टडी करने हैं, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कंपनी खरीदने लायक है या नहीं। आप शेयर कैपिटल देखोगे, आप डेप्ट देखोगे, आप लाइबिलिटीज़ देखोगे, आप उसके बाद इन्वेंट्री एसेट्स देखोगे और इस चीज़ों से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कंपनी आगे स्टडी करने लायक है भी या नहीं। तो दोस्तों बैलेंस शीट के बाद हमारे पास जो फंडामेंटल्स में पॉइंट आता है वो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सेल्स टर्नओवर, कि कंपनी ने साल दर साल सेल्स कितनी की है, क्या वो उतनी ही सेल्स कर रही है क्या या उसकी सेल्स ग्रो हो रही है। अगर किसी कंपनी की सेल्स उतनी हो रही है तो उसमें पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कंपनी की सेल्स साल दर साल इंक्रीज़ होती जा रही है तो उसमें इन्वेस्टिंग करने का फ़ायदा है। तो ये सेल्स टर्नओवर और कुछ नहीं, टॉप लाइन होती है। आपने बहुत बार सुना होगा बिजनेस चैनल्स पे और बहुत सारे फाइनेंशियल्स जो बोलते हैं वो टॉप लाइन बोलते हैं। टॉप लाइन और कुछ नहीं, मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो कितनी सेल कर रही है उसे हम सेल्स टर्नओवर कहते हैं। तो हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसकी सेल्स टर्नओवर इंक्रीज़ होती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अदर इनकम। मान लीजिए आपने कोई कंपनी सेलेक्ट की, उसकी अदर इनकम बढ़ रही है, तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अदर इनकम हमेशा कम होनी चाहिए। अदर इनकम वो इनकम होती है जो कि कंपनी अपने बिजनेस के अलावा दूसरी चीज़ों से जनरेट करती है। तो किसी भी बिजनेस में आपने अगर पैसे लगाने हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि अदर इनकम कम होती हो या बिल्कुल स्टेबल हो, ज़्यादा ना हो। और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि कंपनी धंधा करके जो उसका मेन काम है उसे करके वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये तो हमेशा ही इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई कंपनी खोल रहा हूँ, अगर मैं अपने काम से पैसे जनरेट कर रहा हूँ तो ही आप मुझे पैसा दोगे, तो ही आप बिजनेस में पैसा लगाओगे। इसी तरह से अगला पॉइंट है रिटर्न रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट और कुछ नहीं, ये होती है बॉटम लाइन। तो रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट होता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये भी अपने सारे एक्सपेंस को निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। तो ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए। और हमें ये 4-5 साल के बाद अगर कोई कंपनी अपना नेट प्रॉफिट डबल कर रही है या मतलब कि इंक्रीज़ कर रही है तो हमें ये पता है अगर हम इसे पैसा देंगे तो ये इतने साल बाद प्रॉफिट बनाएगी ही बनाएगी। और आखिरी नंबर पे हमारे पास आता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि साल में कितना उसका शेयर कितने रुपए तक इंक्रीज़ हुआ, तो ये होती है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो हमें ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ये पॉइंट्स को खोल के समझना चाहिए और फिर चूज़ करना चाहिए कि इस कंपनी में सेल्स टर्नओवर है, ये कंपनी धंधा करके जो सामान बना रही है उसे बेच पा रही है, और अगर उसे बेच रही है तो उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है।
तो दोस्तों बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बाद आती है फंडामेंटल्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कि पहला पॉइंट आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, तो वो नेट प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज पॉजिटिव नंबर में दिखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या आता है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, भी जो कंपनी अपना काम कर रही है उससे कितना कैश जनरेट कर रही है, और ये भी चीज़ इंक्रीज होती और पॉजिटिव में होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है नेट डिक्रीज इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव में होना चाहिए कंपनी का। तो ये क्या दर्शाता है, ये ओवरऑल चेंज बताता है कंपनी के कैश में, उसके जो एसेट्स हैं वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। तो ये भी पॉजिटिव में हो तो बढ़िया बात होती है कंपनी के लिए। दोस्तों फंडामेंटल्स में हमने बात की बैलेंस शीट की, प्रॉफिट फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो की, और उसके बाद आती है फाइनेंशियल रेशियोज़। तो ये रेशियोज़ किस तरह से बनती है, ये रेशियोज़ उन्हीं प्रॉफिट फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के फॉर्मूलेज लगा के बनती है। जैसे कि हमें इस प्रॉफिट फ्लो स्टेटमेंट बहुत से पॉइंट हैं, हम जो मेन फंडामेंटल पॉइंट देखेंगे वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि उस कंपनी का ऑपरेटिंग जाने की उसके धंधे से, उसका जो काम है मेन, उससे क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है मार्जिन। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ कंपनी को डिवाइडेड बाय जो उसने सेल्स की इनटू 100। तो ये हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। और उसी तरह हमारी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमारी 15% से बढ़िया होनी चाहिए और इंक्रीज होती होनी चाहिए, जिससे कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचें। इसी तरह से अगला पॉइंट आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो ये होता है शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे कितनी ग्रोथ हो रही है कंपनी की। और इसी तरह से हम बात करें डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो ये हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। और ये होती है कंपनी में डेब्ट कितना है, ये हमेशा 0.5 इतनी आसपास होनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंशियल रेशियोज में आखिरी हम बात करेंगे बुक वैल्यू की। तो मान लीजिए कई लोगों को डर होता है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, इस कंपनी में ये है, तो ये कुछ नहीं होता। बुक वैल्यू वो चीज़ होती है, अगर कंपनी बाई चांस कल बंद भी हो जाती है, सेबी वो भी कर देती है, तो वो कंपनी लिक्विडेट करने के बाद बिल्कुल ही मतलब कि कितना अपने शेयर होल्डर्स को अमाउंट देगी। जैसे कि अगर लाभ वाला की बात करें, तो वो अब कंपनी जितने पे भी चल रही है, अगर वो पूरा ख़त्म कर दे, लिक्विडेट हो जाए, तो वो पर शेयर 66.71 रुपीज़ दे देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये होता है बुक वैल्यू। इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं शेयर्स की। और इसी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम नीचे दे सकते हैं भी प्रमोटर ने कितनी होल्डिंग्स की है, म्यूचुअल फंड में कितनी होल्डिंग्स है। क्योंकि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड एक्टिव हो रहा है तो वो अपनी स्टडीज़ करने के बाद एक्टिव हो रहा है पर्टिकुलर स्टॉक में। पर अगर आप ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे तो आपको एक कंपनी चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। ये कोई बड़ी गेम नहीं होती। आपने सिर्फ 2-3 साल का चार्ट अप ट्रेंड देखना है। 2-3 साल का अगर चार्ट अप ट्रेंड मिला, ब्रेकआउट स्टॉक मिला, तो आपने उसे स्टॉक को स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद आपने फंडामेंटल्स लिस्ट बनानी है, और स्टडी करने के बाद उसे लॉन्ग टर्म लेके बैठना है बस। और कुछ नहीं है मार्केट में। यही चीज़ें आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। और अपनी स्टडी आराम से करें। और बिल्कुल ही ये वीडियो एजुकेशनल बेस्ड थी, और इस वीडियो का आपको ये बाय करना है स्टॉक या नहीं करना कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए थी, और आपने इसे इसी स्टडी पर्पस के लिए लेना है। और कोई भी स्टॉक को इसी तरह, जिस तरह से वीडियो शुरू से शुरू हुई उस तरह से स्टडी करना स्टार्ट करें, आपको बहुत से पॉइंट क्लियर होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। और इस तरह की वीडियो अगर आपके सामने आ रही है तो कॉपी पेन लें और नोट डाउन करें, और साथ के साथ कोई भी कंपनी का वेबसाइट खोलें और उसके फंडामेंटल साथ के साथ स्टडी करने स्टार्ट करें, ताकि आपको पॉइंट्स पता लगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।